अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उन दिनों जब के हालात अच्छे न थे, अम्मी ने हम बच्चों की खातिर मकान का बालाई हिस्सा किराए पर उठा दिया। इतनी कलील आमदनी में घर का गुजारा कैसे चलता। ताहम जूं तूं करके मैंने ग्रेजुएशन मुकम्मल की और मुलाजमत की तलाश में सरगर्दा हो गई। अब गुजारे का तमाम इन्हसार मेरी हिम्मत पर था। उन दिनों मेरा मामूल था कि पड़ोस से रोज़ अखबार मंगवाती और ज़रूरत है का इश्तिहार देखती। जहाँ कहीं मुलाजमत के लिए आसामी खाली होती, दरख्वास्त दे देती थी। एक साल यूं ही निकल गया। मैं दरख्वास्तें दे दे कर तंग आ गई, कहीं मुलाजमत ना मिली। सोचती थी शायद किस्मत में नौकरी लिखी ही नहीं। कभी जी छोड़कर बैठ जाती, फाके डराते तो फिर कमर कस के घर से निकल पड़ती। फारिग वक्त में ट्यूशन पढ़ाती। अम्मी सलाई करती थीं, बाकी बहन भाई पढ़ने वाले थे और हम घर में कुल 6 लोग थे। मैं घर का सहारा बनने की फिक्र में घुल रही थी। अखबार में मुलाजमत के लिए इश्तिहार देखना अब भी मेरा मामूल था। एक बार निहायत ही मायूसी के आलम में अखबार देख रही थी कि एक इश्तिहार पर नज़र पड़ गई। मुलाजमत हस्बे मंशा थी और हमारे शहर में थी, लेकिन इंटरव्यू के लिए कंपनी ने अपने हेड ऑफिस इस्लामाबाद बुलाया था। हमारे शहर से इस्लामाबाद 12 घंटे बस का सफ़र था, जबकि किराया भी मेरे पास नहीं था। किराए का मसला तो किसी से कर्ज लेकर हल किया जा सकता था। असल मसला अम्मी जान से इजाज़त का था। वो मुझे दूसरे शहर किसी तौर अकेले जाने न देती और मेरे साथ कोई जाने वाला भी न था। फिर वहाँ रिहाइश का मसला भी था। एक रात इस्लामाबाद में रुकना पड़ता, कहाँ ठहरती। वहाँ कोई रिश्तेदार ना था। अकेली लड़की होटल में भी नहीं ठहर सकती थी। जब मैंने अम्मी जान को बताया कि मुलाजमत में काफ़ी मराहत हैं, तनख्वाह भी अच्छी है, तो उन्होंने जवाब दिया, पहले जो इतनी जगह तुमने इंटरव्यू दिए हैं, क्या वहाँ कामयाब हुई हो जो अब उम्मीदें बांध ली हैं? वो भी दूसरे शहर इंटरव्यू देने जा रही हो। मैं हरगिज़ इजाज़त ना दूंगी कि अकेली इस्लामाबाद जाओ। माँ आप दुआ देकर रवाना करेंगी और इजाज़त देंगी तो इंशाअल्लाह मेरी कामयाबी यकीनी है। खुदा जाने क्यों इस बार मुझे ये यकीन हो चला था कि ये मुलाजमत ज़रूर हासिल कर लूँगी, बशर्त ये कि वक्त पर इंटरव्यू देने पहुँच जाऊँ। मैं हरगिज़ तुमको इजाज़त ना दूंगी। दुआ तो तब देकर रुखसत करूँगी कि जब इजाज़त दूंगी। माँ का फैसला कतई था और अब उनसे मज़ीद बहस करना बेकार था। मैं गूंगों की कैफियत में उदास बैठी थी कि उसी वक्त मेरी सहेली फरहा आ गई। उसे भी मुलाजमत की तलाश थी, ताहम उसके हालात इतने बुरे नहीं थे। उसके हाथ में अखबार का तराशा भी था। मुझे उसने इश्तिहार दिखाकर कहा, हया मौका अच्छा है, बड़ी अच्छी तनख्वाह है और मराहत भी खूब है, चलो किस्मत आजमाई करते हैं। अम्मी मगर इजाज़त नहीं देंगी फरहा? मैंने मुंह लटकाकर कहा, मुझे तो इजाज़त मिल जाएगी, मैं तेरी अम्मी को मना लेती हूँ। वहाँ मेरी खाला का घर है, रात को वहाँ रह लेंगे, ठहरने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरव्यू दे आते हैं, आगे अल्लाह मालिक है। मेरे पास तो किराए के पैसे भी नहीं हैं, तो उसकी फिक्र मत कर, वो मैं तुमको दे दूंगी। उसने ढारस बंधाई तो मुझको उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी। मैंने हामी भरी तो वो मेरी वालिदा के पास पहुंची। अम्मी ने फरहा को भी इनकार कर दिया, क्योंकि मेरी माँ ज़रा सख्त किस्म की खातून थी। फरहा तो मायूस होकर चली गई, मगर मेरे दिल में खलबली मचा गई कि जाना ज़रूर है, क्योंकि अब मैं अकेली नहीं थी। किराए का मसला भी वही हल करने पर तैयार थी। रात भर सो न सकी, नींद न आ रही थी, क्या करती। जाने क्यों यकीन सा था कि जाने पर कामयाबी होगी। कहते हैं सफ़र वसीला ज़फ़र, शायद इसमें कुछ हिकमत हो। अगले दिन वह मुझे फ़ायज़ा के घर मिली। फ़ायज़ा मैट्रिक की तालिबा थी और वह मुझसे ट्यूशन पढ़ती थी और हमारे पड़ोस में रहती थी। फरहा बोली, मैं तो जा रही हूँ, तुमने चलना है तो बता दो, क्योंकि कल रात हमने 8 बजे रवाना होना है। मैं तुम्हारा टिकट ले रखूँगी। मैंने बेइख्तियार कह दिया, ले लेना टिकट, अम्मी को मैं किसी तरह मना लूँगी, मैं ये चांस खोना नहीं चाहती। अगले दिन दोपहर तक खामोशी रही। शाम 7 बजे घर से निकलना था। ये वक्त सख्त अजियत में गुजरा। जहन की सुई इसी सोच पर अटक गई कि इस्लामाबाद जाना है, इंटरव्यू देने हर सूरत जाना है। 6 बजे कलम कागज़ उठाया और कुछ समझ में न आया। एक रुका अम्मी के नाम लिखा, प्यारी अम्मी, मुझे यकीन है कि ये नौकरी मुझे मिल जाएगी। अच्छी तनख्वाह, घर के किराए का अलाउंस, पिक एंड ड्रॉप, गैर मुल्की एजेंसी है।
उनके पास बेहिसाब फंड्स होते हैं। फलाहो बहबूद के काम करने वालों का प्रोजेक्ट है। मरात भी ज़्यादा हैं। खुदारा नाराज ना होना, बल्कि मुझे दुआएं देना। फरा भी मेरे साथ जा रही है। हमारे इलाके से उनको 4 लेडी वर्कर्स की ज़रूरत है। मैं अकेली नहीं हूँ, फिक्र ना करना। परसों लौट आऊँगी इंशाअल्लाह, आपकी बेटी हया। फरा के घर पहुंचकर मैंने ये रुक्का उसके भाई को दिया और उससे कहा कि जब बस पिंडी के लिए रवाना हो जाए तो तुम ये रुक्का मेरी वालिदा को दे देना। बेशक मैं अम्मी की इजाज़त के बगैर रवाना हो रही हूँ, अम्मी नाराज़ भी होंगी, मगर मुझे पता था कि एक नेक मकसद से जा रही हूँ। जब इंटरव्यू देकर आ जाऊंगी तो माँ गले से लगा ही लेगी। 7 बजे हमको बस के अड्डे जाना था। फरा ने मेरा और अपना टिकट पहले से मंगवा लिया था। हम ठीक टाइम पर घर से निकले और लारी अड्डे पहुंचे। फरहा का भाई हमको छोड़ने आया था। मैंने अम्मी से सिर्फ फरा के घर जाने की इजाज़त ली थी, लिहाजा एक कपड़ों का जोड़ा तक न साथ लिया था। सोचा अपनी सहेली से एक जोड़ा मांग लूंगी। अगर बैग तैयार करती तो वालिदा ज़रूर सवाल करती कि फरा के घर ये बैग क्यों ले जा रही हो। हम बस में सवार हो गए। जो ही बस चलने लगी उसी वक्त मेरी सहेली का दूसरा भाई दौड़ा हुआ आया और कहने लगा, बाजी फरा घर चलें, अब्बा जान की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है, उनको अस्पताल ले गए हैं। वो घबराकर सीट से उठ खड़ी हुई, कहने लगी, अब तुम अकेली ही चली जाओ, ये लो टिकट और ये पता है मेरी खाला के घर का, मैं अभी उनको फ़ोन कर देती हूँ, तुमको वहाँ कोई तकलीफ ना होगी, उनके घर को अपना घर समझना। फरा मैं अकेली नहीं जाऊंगी, ये कहकर बस से उतरने लगी। उसने तभी मुझको डांट दिया, कहा बेवकूफ़ मत बनो, तुम जाओ, रात में अकेली बस में मर नहीं जाओगी। बस मुसाफिरों से भरी हुई है, सभी इस्लामाबाद उतरेंगे और ये सब हमारे ही शहर के लोग हैं। सुबह 7 बजे लारी से उतरते ही उस नंबर पर फ़ोन करना और खाला तुमको पता समझा देंगी या वो खुद तुमको लेने आ जाएंगी। गर्ज फरा ने इस कदर तसल्ली दी कि मैं मजबूर हो गई। उसने मुझे टिकट के अलावा कागज़ के पुर्जे पर पता भी लिख कर दिया जो बकौल उसकी खाला का था। जल्दी में ये गलती ज़रूर हुई कि मैंने उससे सफ़र खर्च के लिए रकम नहीं ली। अलबत्ता मेरे पास कुल 300 रुपए थे, जबकि वापसी का टिकट भी लेना था। फरा लारी से उतरकर घर चली गई और लारी हमारे शहर से पिंडी के लिए रवाना हो गई, जहां हमको फैज़ाबाद उतरना था। जो ख़त अम्मी के नाम मैंने लिखा था वो उनको मिल गया। अम्मी सिवाय सब्र क्या कर सकती थीं। फरा ने खुद जाकर उनको तसल्ली दी कि मैंने इस्लामाबाद वाली अपनी खाला को फ़ोन कर दिया है, बस का नंबर भी लिखवा दिया है, उसको कोई परेशानी ना होगी। अब हाल सुनिए मेरा क्या हुआ और खुदा को क्या मंजूर था। मुसाफिर बस में तमाम रात जागती रही। सुबह 7 बजे हम मंजिल मकसूद पर पहुंचे। लारी अड्डे उतरकर मैंने लेडीज़ बाथ जाकर हाथ मुंह धोया और अपना हुलिया दुरुस्त किया। रात भर सफ़र की बेआरामी ने सोने ना दिया और अब बेख्वाबी सी आंखों के गिर्द हल्के नमूदार हो चुके थे। बहरहाल मुंह पर पानी के छींटे मारे और सोचा कि यहीं अड्डे पर ही चाय की प्याली पी लूं तो अखबार में दिए हुए पते पर वो दफ्तर तलाश करूंगी जिसमें आज दोपहर 2 बजे मुझे इंटरव्यू के लिए जाना था। जब चाय पीकर पैसे देने को पर्स खोला तभी हैरत की इंतहा न रही कि पर्स में से वो 300 रुपए और फरा की खाला के घर के पते वाला पुर्जा गायब था। ये रकम उसी पुर्जे में लपेट कर फरा ने मुझे वापसी की टिकट के लिए दी थी। खुदा जाने ये रकम कब और किसने दौरान सफ़र निकाल ली थी। रात के किसी पहर ज़रा देर को मेरी आंख लग गई। शायद ये मेरे बराबर वाली नशिस्त पर बैठी किसी औरत की कारस्तानी हो। चलती बस में नींद की झपकियां तो आती ही हैं। अब तो मैं सफ़र में बुरी तरह लुट गई थी। मेरे पास इतने पैसे भी न थे कि मैं कहीं फ़ोन करूं। मैं अब लारी अड्डे पर खड़ी कश्मकश में गिरफ्तार थी। पर्स में 2-4 सिक्के पड़े थे, चाय वाले को दिए और अब खाली जेब रिक्शे पर कैसे इस्लामाबाद पहुंचूं और इंटरव्यू के लिए दफ्तर ढूंढूं। मैंने इंटरव्यू का इरादा तर्क कर दिया। यही फिक्र के वापस अपने शहर जाऊं तो कैसे, बगैर टिकट बस में चढ़ूं। कुछ देर तक अड्डे पर खड़ी यही सोचती रह गई। दफातन महसूस हुआ कि अड्डे पर खड़े कुछ औबाश लोगों की निगाहों ने मेरी परेशानी को महसूस कर लिया है। आफियत इसी में जानी कि फौरन उस लारी में सवार हो जाऊं जो उस वक्त मेरे शहर की तरफ जाने को तैयार खड़ी है। मैंने अपना खाली पर्स संभाला, बस में सवार हो गई और एक औरत के बराबर वाली खाली नशिस्त पर बैठ गई। अब दिल धक धक कर रहा था, अपनी बेइज्जती के ख्याल से पसीना आ रहा था। अचानक कंडक्टर ने मुसाफिरों के टिकट चेक करने शुरू कर दिए। जब वो मेरे पास आया मैं बुरके में कांप रही थी, पसीने से शराबूर थी। उसने टिकट मांगा
मैं चुप रही। वो समझा मैं पर्स से टिकट निकाल रही हूं। आगे वाली सीटों की तरफ चला गया। पिछली सीटों से होकर वो फिर मेरी जाने पलटा, बीबी टिकट दिखाओ। मैं चुप रही। उसने दोबारा यही जुमला दोहराया। मैंने चुप साध ली थी। वो चिढ़ गया। ये सवारी तो बहरी है, शायद, या फिर गूंगी है। इसके साथ कोई है? मुसाफिर चुप थे। अब मेरा चुप रहना मुमकिन न रहा। भाई, मैंने टिकट नहीं लिया। किसी ने मेरे पर्स से पैसे निकाल लिए हैं। पैसे नहीं थे तो बस में चढ़ी क्यों? उस्ताद जी, उसने ड्राइवर को पुकारा, बस रोको, इस लेडी को उतारना है। ड्राइवर ने बस रोक दी। बीबी टिकट बनवाओ, फिर उतर जाना। या अल्लाह, आंसू बुरके के अंदर मेरे नकाब को भिगोने लगे। मैं आपको टिकट के पैसे अपने शहर पहुंचकर दे दूंगी, मैंने इल्तिजा की। मुसाफिर तमाम मेरी जानिब मतवज्जे हो गए और ड्राइवर कह रहा था, अब तुम शहर कहाँ जाओगी? दारुल अमान जाओगी। अरे ये लड़की घर से भागी हुई लगती है। इतनी अहानत मेरी जिंदगी में कभी नहीं हुई थी। आज पता चला बेबसी, गुर्बत, मुफलिसी क्या होती है। आज माँ की बात याद आ रही थी कि अकेली सफर पर मत निकल। दिल कह रहा था ये सच है कि माँ की दुआ असर रखती है। जिस काम में माँ की रजामंदी शामिल हाल ना हो, उसमें औलाद को कामयाबी नहीं मिलती। उतर जा माई, कंडक्टर ने कहा, हमारा वक्त जाए मत कर। तब सारी बस में एक शख्स को एहसास हुआ, अरे मियाँ, क्यों इस कदर बदतमीजी से पेश आ रहे हो सकता है वाकई इनकी रकम गिर गई हो। आपकी कुछ लगती है तो आप टिकट के पैसे दे दें। हमायत करने वाला शख्स पास आ गया। कहने लगा, वतन की लड़कियां और खवातीन हमारी बहन लगती हैं, कुछ सोचकर बात किया करो, और ये लो टिकट के पैसे। इसके बाद अगर बदतमीजी से बात की तो ठीक ना होगा। अच्छा साहब, अच्छा ठीक है, लाइए पैसे, हमको टिकट से मतलब है, आगे बस के मालिक को भी तो हिसाब देना होता है। रकम मिलते ही कंडक्टर की जुबान बंद हो गई और बस चल पड़ी। मेरे चेहरे पर नकाब था। आंखों से उस शख्स के लिए शुक्रगुजारी के आंसू गिर रहे थे जो आगे बैठा था, और मैं उसकी सूरत भी नहीं देख सकती थी। तमाम रास्ते मुझे अपनी अहानत का शदीद एहसास होता रहा। इसके साथ ही मैं उस मुसाफिर का शुक्रिया अदा करना चाहती थी जिसने मुझे मजीद जलील होने से बचा लिया था, लेकिन वो शख्स मुझे नजर ना आ सका। यहां तक कि बस मुकर्ररा वक्त पर मंजिल मकसूद तक पहुंच गई। लोग बस से उतर गए। वो फरिश्ता सिफ्त शख्स भी उनके साथ उतर गया। शायद उसे शुक्रिया की जरूरत ना थी। उसकी नेकी हमारे काम आई तो सही, लेकिन इससे भी ज्यादा खुद उसके काम आई होगी, क्योंकि उसको शुक्रिया की तलब ना थी और ना ही उसको अपनी पहचान कराने की चाहत थी। मैं जरूर चाहती थी कि वो जाने से कबल मुझसे बात कर ले, ताकि मैं उसकी रकम घर जाकर उसको लौटा सकूं, लेकिन वो बस से उतरते ही भीड़ में गुम हो गया और मैं उसको पुकार भी न सकी। थके थके कदमों जब घर लौटी, माँ ने आड़े हाथों लिया, लेकिन सिवाय उनके पैर छूकर माफी मांगने के और क्या कर सकती थी। मैंने इतना जरूर कहा, माँ, तुमने मुझे दुआ जरूर दी होगी, क्योंकि तुम्हारी दुआओं ने इस सफर में मेरी इज्जत रख ली और मैं खैरियत से घर पहुंच गई हूं, वरना खुदा जाने मेरे साथ क्या हो जाता। इसलिए हर लड़की को चाहिए कि कोई भी ऐसा कदम ना उठाए कि जिससे सिर्फ पछतावा ही हाथ लगे। कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।